जनरेशन ने डीलिंक कर दी है कि काम करना इज नॉट इक्वल टू मनी, बिकॉज टुडे सो मेनी पीपल, इतने लोगों ने सीख लिया है पैसे कैसे कमाना। कंटेंट क्रिएटर बन गए, यूट्यूबर बन गए, पैसा कमाने। किसने सोचा था जमाने में दूरदर्शन देखोगे आप पैसा कमाओगे? किसी ने नहीं सोचा था। नमस्कार एवरीवन, फाइनली 6 महीने के एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद मैं वापस आई हूँ अपने पॉडकास्ट को रीस्टार्ट करने। और सब सोच रहे होंगे 6 महीने हुआ क्या। 6 महीने बहुत सारी चीजें हुई। सबसे पहले तो मेरे को बहुत हेल्दी फील हो रहा है। मैं वर्कआउट कर रही थी, मैं खेल रही थी, मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, जो आई थिंक मुझे बहुत फेयर लगा जब मैंने बहुत साल कॉर्पोरेट में बिता दिए। और आज मैं एकदम फिट हूँ एंड आई हैव रिवर्स माय डायबिटीज, व्हिच इज आल्सो गुड न्यूज़ टू शेयर विद माय लिंक्डइन फैमिली। और मैंने सोचा कि चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने वही पैशन के साथ। और स्टार्ट करते ही ये सीरीज सबसे बेस्ट चीज़ है कि हमारे पास इतने अच्छे स्पीकर है जो शायद हमारी दिल की बात जान पाए और पूरे वर्ल्ड की बातें आपको बता पाए। आज मैं वेलकम करना चाहती हूँ साहिल नायर का, who is a senior associate director at KPMG, but उसके अलावा he is LinkedIn top HR as well. He is himself an influencer on LinkedIn and he has been speaking in multiple forums जैसे colleges में, campuses में. He is a TEDx speaker as well. तो आज I'm so glad कि आज मेरे साथ साहिल यहाँ पे है और आज हम अपना फर्स्ट एपिसोड इनके साथ शूट कर रहे हैं। थैंक यू साहिल फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग। आप मुंबई से आए, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत प्रिविलेज फील हो रहा है। और साहिल, जनता ऑलरेडी आपको बहुत जानते हैं, बहुत फेमस हो लिंक्डइन पे ऑलरेडी, बट आप 1 मिनट की एक एलिवेटर पिच दो, सोचो कि शार्क टैंक में हो। पिच योरसेल्फ। ओके, सो आई नेवर एक्सपेक्टेड, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अंकिता आप ऐसा सवाल मेरे से पूछेंगे। बट लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय कांग्रेचुलेटिंग यू। मतलब ये बहुत ही आपने अच्छी बात कही कि जिस तरीके से आपने एक पॉज लिया अपनी जिंदगी में, 6 महीने का एक पॉज। और बहुत सारे लोग दवाइयां खा लेते हैं, डायबिटीज के लिए इंजेक्शन ले लेते हैं, बट आपने हेल्थ पे फोकस किया। आई कीप सीइंग योर अपडेट्स, बैडमिंटन खेल रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच साहिल, थैंक यू। फॉर ऑल द फॉलोअर्स, अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं आपको बहुत सिंपल में बता देता हूँ। मैंने ये 2 मिनट का जो ब्रेक लिया अंकिता को अप्रिशिएट करने के लिए, ये 2 मिनट का ब्रेक इसलिए था क्योंकि मैं एकदम स्पॉट में आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो सवाल मैं लोगों को पूछता हूँ, पहली बार अंकिता मुझे ऐसा सवाल पूछ रही है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज नेवर इजी। कभी भी ऐसा सवाल का जवाब देना आसान नहीं होता है। तो मैंने थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखा के, और मैं अपना ट्रिक आपको बता रहा हूँ, आई एम शेयरिंग माय सीक्रेट विद यू। मैंने थोड़ा सा ट्रिक आपको बता दिया कि मैं अंकिता की तारीफ करने लग गया, उनके डायबिटीज कैसे उन्होंने रिवर्स किया, उसके बारे में बात करने लग गया। But let's come to the pitch. बचपन से मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मेरे में कोई कमी है। बचपन से हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में कोई कमी है। आज मैं उस रास्ते पे निकल गया हूँ जहाँ लोगों को लगता है कि उनमें कमी है, और मैं बस वही कोशिश में निकला हूँ कि उनको ना लगे कि कमी है, और उन सब कमियों को मैं अपने तरफ से थोड़ा थोड़ा भरता जाऊं। And in the space of learning and development, in my way, and you've seen it, I spend a lot of time with students. मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो मुझे नहीं मिला जब मैं एक स्टूडेंट था, मैं कोशिश करता हूँ जो भी मैंने दुनिया से सीखा है, आपसे सीखा है, बहुत लोगों से सीखा है, to be yourself, वो मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि they can be the future of भारत and make our nation proud. So incredible, you कैसे आप आगे 1 सेकंड के अंदर एक कहावत साथ में आपने दे दी है, and I'm sure our viewers are already excited to watch the full episode. तो साहिल, आपने, मैंने आपका लिंक्डइन चेक किया, आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, डेकेड्स का एक्सपीरियंस है HR। तो आप मुझे बताइए कि टाइम के, जैसे अभी पुराने जमाने में हम देखें कि हमारे फैमिली में HR पहले बहुत प्रिविलेज लगता था, HR ना ऐसे फैंसी लगता था HR। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया है। हाउ HR इवॉल्व्ड थ्रू टाइम? देखो, पहले तो HR करके कुछ होता ही नहीं था ना। पहले तो पर्सनल होता था, एक पर्सनल डिपार्टमेंट होता था कि भाई नौकरी चाहिए तो वहां चले जाओ, किसी को रेफर करना है तो वहां चले जाओ,
या एचआर आ जाता था कि भाई आपने कुछ गलत किया है, आपको डिसिप्लिनरी एक्शन है, तो अभी हम आपको टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। बट आई थिंक फ्रॉम देन टू नाउ, इतने सारे डेकेड्स के बाद एचआर बहुत इवॉल्व हो चुका है। HR has started understanding the business a lot better, partnering with the business a lot better, और जो business को चाहिए उस तरीके से HR सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, सेंटर एक फंक्शन बन के। एंड आई थिंक फंडामेंटली मेरे तरफ से 2 या 3 चीजें बहुत चेंज हुई हैं। सबसे पहले ये चेंज हुआ है दैट द इंटरसेक्शन जो हम कहते हैं बिटवीन HR एंड मार्केटिंग, वो बहुत ही सेंटर फेस बन गया है। बिकॉज पहले होता था इट वाज एन एम्प्लॉयर्स मार्केट, कंपनीज का एक मार्केट होता था, बहुत सारे बच्चे निकलते थे, कंपनी चूज करती थी। आजकल आप और मैं दोनों जानते हैं कि बच्चे, इट इज एन एम्प्लॉयज मार्केट, बच्चे भी चूज करते हैं मेरे को ये कंपनी में काम नहीं करना, मेरे को इस बॉस के साथ काम नहीं करना, मेरे को ये टीम में ना एट्रिशन बहुत है, लास्ट जॉब में मैंने पढ़ लिया है, अच्छा नहीं है, मेरे को यहाँ काम नहीं करना। सो देयरफॉर even companies are focusing on recruitment marketing, employee value proposition जिसको कहते हैं, and they are also focusing on employer branding. आप एक कंपनी का कैसे ब्रांड बनाते हो स्टूडेंट्स के दिमाग में ताकि वो अप्लाई करना चाहे। That's the first step. The second is, बहुत लोगों को ये लगता है कि बाहर से तो आपने इतनी अच्छी स्टोरी बता दी, बट अंदर आके क्या होने वाला है। So they are also trying their best to create moments that matter. कंपनी में जो हमने आपको स्टोरी बताई है, वो स्टोरी एक इंसान की नहीं है जो हमने आपको पीपीटी में दिखाया है, वो स्टोरी आपकी भी स्टोरी बन सकती है। And when you become an employee, how do you have moments that matter, that allow you to grow, to build your career, to excel? And finally, the last part is about what we call as experience. हर दिन आपके साथ कैसे एक्सपीरियंस होते हैं जो आपको लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं बिलोंग करता हूं, कि ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है। सिर्फ बोलने के लिए फैमिली नहीं है, बट फैमिली इसलिए है कि जब बुरा वक्त आता है तो ये सब मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, जब मेरा अच्छा वक्त आता है तो लोग मेरे साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ केक काट लिया, दारू पी लिया, सुट्टा मार लिया, पार्टी कर ली, वैसे नहीं, बट जेन्युइनली जिसको हम बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस या करियर ब्रेक्स या करियर डिलेमास, उन सिचुएशंस में आपके एक मेंटर्स होते हैं, रिवर्स मेंटरिंग होती है सीनियर लीडर्स के लिए, और वो एक कल्चर बन जाता है। एंड आई थिंक एचआर हैज बीन एट द सेंटर ऑफ ऑल ऑफ दीस थिंग्स। बहुत ही अच्छी तरह से साहिल ने इसको ब्रेक डाउन किया है, और हम ऐसे सोचते हैं, एक मजाक चलता है, मतलब मैं एचआर इवेंट्स में भी जाती हूँ ना, दे मेक फन ऑफ एचआर पीपल, दैट रंगोली जोक बनते हैं, बट एचआर इज सीरियस बिजनेस कमिटमेंट। तो आज से हम तो सबसे पहले स्टॉप करेंगे एंड देन इसमें साहिल को भी क्रेडिट देंगे, बिकॉज ही मेड इट, एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल मैनर कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एचआर बेटर। बट बिफोर वी गो अहेड विद अनदर क्वेश्चन, आई रियली वांट टू थैंक ट्वीट फाउंडेशन। सो ट्वीट फाउंडेशन इज एन एनजीओ फॉर ट्रांसजेंडर अपस्किलिंग। वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को शेल्टर होम्स देते हैं और बीच में उनको अपस्किल करके उनको जॉब दिलाते हैं। अगर जॉब नहीं दिला पाते तो उनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट देते हैं। तो आज का पॉडकास्ट और स्टूडियो उनके साइड से है। और आई ऑल्सो वांट टू थैंक रिच कार्ड्स एंड माय वर्ल्ड स्टोर कि उन्होंने मुझे सेटअप दिया, बिकॉज हम जैसे क्रिएटर्स को कहाँ मिल पाता है, नहीं तो खुद के पैसे बहुत ज़्यादा निकालने पड़ते हैं जेब से। बट थैंक्स एवरीवन हू सपोर्टेड अस। अभी नेक्स्ट साहिल आपसे ये बात करनी थी कि जब आप एचआर बिजनेस पार्टनर की बात करते हो, एक होता है इंडिविजुअल, जो एक होता है कि इंसान ने जॉब ज्वाइन की या जॉब से वो निकल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हाउ यू आर एबल टू बैलेंस बिटवीन बिजनेस जो चाहती है और ये इंडिविजुअल को चाहता है? क्योंकि बहुत टॉक्सिसिटी होती है जब कोई इंसान जॉब छोड़ के जाता है, जैसे तो कोई रिश्ता ही नहीं था, इतने लेवल पे उसको टॉर्चर किया जाता है, पैसे भर के जाओ, ये भर के जाओ, वो भर के जाओ। आपको इसमें क्या है टेक, और आपको क्या लगता है कि आप ऐसे सिचुएशन में जब फंसते हो या फिर आपको ऐसे से डील करना पड़ता है, आप थोड़े बिजनेस की तरफ बायस्ड होते हैं या इंडिविजुअल की तरफ बायस्ड होते हैं? देखो, आपने एक ना बहुत ही अहम सवाल पूछा है, क्योंकि जो आप पूछ रहे हो इज एक्चुअली अ रियलिटी, और ये होता है। दिक्कत मेरे को इस बात से है कि जब हमारे देश में कुछ खराब होता है तो हम उसको इतना एम्पलीफाई कर लेते हैं, हम उसको इतना बड़ा बड़ा बना देते हैं। भले ही ये 1, 2, 5, 100 केसेस हुए होंगे, होते होंगे, आज भी होते हैं,
बट हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि जैसे यही जिंदगी है, which is not the case, right? So one thing I want to tell all the viewers is, अगर आप सुनते हो, bad news always takes the escalator. The good news does not come as fast. तो बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं, जैसे नारायण मूर्ति बोलते हैं, let the bad news take the escalator. नारायण मूर्ति और भी बहुत सारी बातें करते हैं जो हम बात करेंगे, but the good news doesn't really come across. So number one, there would be instances, situations, ऐसे situation होते हैं जहाँ relationship थोड़ा खराब हो जाता है, employer employee के बीच relationship थोड़ा खराब हो जाता है, और उस situation में हमें ये पता चल जाता है कि ये रिश्ता इतना खराब हो गया है, और इसलिए कभी कभी एम्प्लॉय बोल देता है कि मेरा बॉस अच्छा नहीं था, टीम अच्छी नहीं थी, टॉक्सिसिटी हो रहा था, ये सब। कभी कभी एम्प्लॉय की भी गलती होती है, और हमने ये बहुत अच्छी तरह से देखा है कि कोई अपनी गलती नहीं मानता, वो हमेशा गलती दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एचआर का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। HR needs to understand the facts, number one. HR needs to listen to both sides of the story. दोनों का आपको कहानी सुननी पड़ेगी, और पेशेंस के साथ सुननी पड़ेगी। अपने प्री कंसीव्ड नोशंस या अपने सोच विचार लाके, ये नहीं कि मैंने फैसला कर लिया, एक तरफ को सुन के दोनों तरफ को सुनना चाहिए। तीसरी बात, बहुत जरूरी होता है कि सबसे आसान काम है मैनेजमेंट का साइड ले लो, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय तो आज है कल नहीं है, बट मैनेजमेंट से अगर आप पंगा लोगे तो आपके लिए नौकरी में खतरा है। और बहुत लोग इसके बारे में सोच के ना एकदम चुप बैठे रहते हैं। बट आई थिंक अ ट्रू HR लीडर इज समवन हु हैज द स्पाइन, जो बता सके कि यार मैंने इसको सुना है, जो मेरे को समझ में आ रहा है वो ये है, और मुझे लगता है ये करना चाहिए। एंड देन नॉट जस्ट गिव अ रिकमेंडेशन, बट हैव द करेज to influence the right decision. और वो बहुत जरूरी है, वो बहुत बहुत कम लोग हैं जो मैं मिल चुका हूं अपने जीवन में जो ये कर पाते हैं। अभी बताया कि बहुत सारे एचआर में ऐसे नहीं होती क्वालिटीज कि वो बायस ना रह पाए बिजनेस के साइड में, एंड समवेयर आई काइंड ऑफ आल्सो रिलेट, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस हैं। आई एम श्योर जो आज व्यूअर्स भी होंगे उनको एग्जिट एंजाइटी रहती है, मतलब ऐसे फील जाता है कि उनकी एक्स कंपनी टॉक्सिक एक्स से ज्यादा टॉक्सिक है कि मतलब उनको एग्जिट मिल ही नहीं पा रहा है। भाई वो कभी-कभी किससे बात करें, कि अपने एचआर के पास जाके बात करें, वो बिजनेस की साइड लेंगे, यहाँ जाके बात करें, इंटरनेट पे जाए, हजारों लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, और लॉयर के पास जाओ तो इतने बड़े प्रोसेस में घुसना नहीं चाहते हो, इससे अच्छा है कि थोड़े पैसे दे दो, निकल लो, राइट? ये एंड ऑप्शन होता है। और यही नहीं, बट मैंने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जहाँ देखा है, जो कंपनी जो करते हैं कि वो नोटिस पीरियड बोल देते हैं कि इट इज 30 डेज, मतलब उन्होंने लिखा नहीं है ऑफर लेटर में कहीं पे भी ये नोटिस पीरियड क्या है। जब आप उनको फोन पे पूछोगे कि यार नोटिस पीरियड कितना है, आप मुझे बता दीजिए, तो वो बोलते हैं कि 30 डेज मोस्टली होता है, बट 60 डेज 90 डेज हो सकता है, बट दैट इज वेरी रेयर केस, ऐसा वो फोन पे बोलेंगे। बट जब वो ज्वाइन कर लेगा, इंसान कर लेंगे, तो वो जब फर्स्ट डे जब वो ऑनबोर्ड हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती है, उनको फाइनेंस वाली चीजें, रीइंबर्समेंट डालने पड़ते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस व्हाटसोएवर, स्पेशली सर्विस बेस्ड कंपनी पूरा तुम्हें छिल देंगे पूछते आंसर्स। और उसके बीच में अगर आप जो 36 डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, एक 60 पेजों का डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर 58 पेज पे लिखा होगा कि आपका नोटिस पीरियड 90 डेज है। कोई भी है, हम कंप्यूटर्स तो हैं, हम इंसान हैं, और आप हमें स्ट्रिक्ट टाइमलाइन देते हो कि यू हैव टू साइन एवरीथिंग इन वन डे। पीपल मिस आउट, एंड ये मैं अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड का एग्जांपल दे रही हूं, उनके साथ ही हुआ। आई वाज विद हर व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिशन जर्नी। देयर वाज अ टाइम दैट शी वाज हाईली एंशियस बिकॉज उसकी जो करंट कंपनी को उसने जो बोला था कि मैं आ जाऊंगी, मेरा नोटिस पीरियड 30 डेज है, जो उसको वर्बली बोला गया था, वो कंपनी ने उसको जॉब ऑफर दी थी, और वो बहुत अच्छी जॉब थी, उसने उस जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। जब उसने अपने करंट कंपनी में जाके चीज बोली, उसकी करंट कंपनी ने बोला कि नोटिस पीरियड 90 डेज है, शी वाज एंशियस, और उन्होंने बोला कि हमें 2 हफ्ते तो हम आपके पास वापस आएंगे। वो बीच पर अटक गई, बीच में वो रह गई, ना वो इधर की रह पाई ना उधर की रह पाई। ये वाले लोग बोल रहे हैं कि हम देखेंगे क्या करना है, और ये वाले लोग बोल रहे हैं 3rd तक ऑफर एक्सेप्ट करो, नहीं तो अब गए। मतलब 20 दिन का टाइम उसको दिया, क्योंकि 30 दिन का नोटिस उसने बोला था। एंड उसने कैसे किया कि उसने अपनी करंट कंपनी को अपनी 90 दिनों की सैलरी दी। शी टुक एन एग्जिट, शी वाज हैविंग सेविंग्स दैट शी कुड डू इट,
बट आप मुझे बताओ, ये फेयर है एज पर एन एम्प्लॉई जो अपने दिल जान, अपने सेक्रीफाइसेस, अपने ग्रीवेंसेस सब कुछ पीछे रख के, अपने ईगोस को पीछे रख के एक कंपनी को अपने पैसे देते हैं, और उसके बाद उनके साथ ऐसा होता है एग्जिट के टाइम पे? हाउ, इफ यू वर द सीईओ, हाउ वुड यू हैव मेड एन एग्जिट फॉर एन एम्प्लॉय? थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लॉन्ग स्टोरी, बट इसलिए मुझे आपके ऑनेस्ट आंसर चाहिए यहाँ पे कि हाउ वी कैन एंश्योर एग्जिट इज नाइस। श्योर, थोड़ा सा आपका पेशेंस लगेगा, आपने बहुत पूरा- लंबा, हाँ, मैं आपको अभी अच्छे से भी मैं आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है, आई वांट टू डू जस्टिस इन द आंसर, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। सबसे पहली बात, और हम इसको अलग अलग नजरिए से देखेंगे, अगर इस आपके फ्रेंड को लगा कि उसके साथ गलत हुआ, और ये आपकी फ्रेंड की कहानी नहीं है, ये कहानी बहुत लोगों की है, अलग अलग तरीके में उनकी कहानी ऐसे उभर के आती है। बहुत लोग सोचते हैं आई डोंट वांट टू बर्न ब्रिजेस, हम ये नहीं चाहते कि हम झगड़ा करें या मारपीट करें, हम सोचते हैं कि हमें एक क्वाइट कंफर्टेबल एग्जिट मिल जाए और हम चले जाएं, क्योंकि पता नहीं कल हमें उनके साथ फिर से काम करना पड़े, या वो इतने पावरफुल हैं कि वो 10 लोग को और बोलेंगे मेरे बारे में, तो मेरे को लफड़ा नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं चाहिए, चुपचाप 90 डेज के पैसे दो, निकल जाए। वो पहली बात। सही गलत वी आर नॉट स्टैंडिंग इन जजमेंट, बट मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके के हम बिहेवियर्स देखते हैं। दूसरा, आपने पूछा एक्सपीरियंस के बारे में, सीईओ अगर होता है तो मेरे को हमेशा ये लगता है कि आपको अपने लोगों को इतने अच्छे से रखना चाहिए कि उनका मन ना करे जाने के लिए, और अगर फिर भी इंसान है ना, एनिमल तो नहीं है कि आप बांध के रख दोगे, इंसान है, उसका भी दिमाग है, वो सोचेगा, उसको लगता है ये बेटर है, वो बेटर है, आपको उनको बटरफ्लाई की तरह जाने देना चाहिए, क्योंकि जब वो चले जाएंगे और वो कंपेयर करेंगे तो उनको लगेगा नहीं, वो पहले वाला ऑर्गेनाइजेशन बेटर था, और वो उड़ते उड़ते वापस आपके पास आ जाएंगे, अगर आप में वो है एक्सपीरियंस। तीसरी बात, when someone is going, and going तो बहुत देर की बात है, जब कोई पेपर डाल देता है ना, मैं देखता हूं मैनेजर्स का बिहेवियर ही चेंज होता है उनकी तरफ, ऐसे बात करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं कि अभी तो तुम मेरे टीम में है नहीं, तू तो जा रहा है या तू तो जा रही है, तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, हमारा कोई भी रिश्ता बचा नहीं। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो हम हमेशा करते हैं। अगर आप वही इंसान को नॉर्मल ट्रीट करो, वही रिस्पेक्ट आप दीजिए, उसी तरीके से आप बात करिए, वो इन्वॉल्व फील करेंगे। ऑफ कोर्स देयर इज अ डायनेमिक्स कि अगर वो कंपटीशन जा रहे हैं, आपके कोई कॉम्पीट में जा रहे हैं, तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, वो सब इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ, क्लाइंट्स की भी प्रेशर रहते हैं, मगर एक तरीका होता है इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना, और वो कभी कभी मुझे लगता है लोग भूल जाते हैं, बहुत बड़ी गलती। चौथी बात, इन ऑल ऑफ दिस हम ये समझ जाते हैं और ये समझना चाहते नहीं है या भूल जाते हैं, दोनों में से एक हो सकता है, जो हमें लगता है कि सामने वाला बेवकूफ है, हम बड़े समझदार हैं, सामने वाला बेवकूफ है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट एन एम्प्लॉय आल्सो हैज अ लॉट ऑफ राइट्स, और अगर आपको एक टेढ़ा एम्प्लॉय मिल गया जो आपको लेबर कोर्ट ले जाए या जो आपको कहीं ले जाए, तो फिर कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी का लिटिगेशन, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन काफी महंगा हो जाता है। बट द आयरनी इज 99.99% पीपल डोंट टेक दैट रूट, वो नहीं करते, क्योंकि आइदर उनको अवेयरनेस नहीं है, या उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं, या वो चाहते हैं कि देखो मैं रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, तो भले ही मेरे साथ गलत हुआ, मैं अंकिता के साथ बात कर लूंगा फोन पे, मैं थोड़ा दारू पी लूंगा, मैं थोड़ा सा सस्ते नशे कर लूंगा, मगर मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मेरे को मानसिक, मेरा संतुलन एकदम खराब हो जाएगा, तो वो भसड़ में अपनी जिंदगी जीते रहता है। ठीक है, वो तो लॉन्ग टर्म ट्रॉमा भी ले लेते हैं, Yes. वो भी तो भसड़ ही है, वो तो हर एक इंसान के साथ ऑफ कोर्स कोई भूलता नहीं है अपनी एग्जिट, Yes. टॉक्सिक एग्जिट कोई नहीं भूलेगा, बल्कि इनक्रेडिबल हायरिंग भले भूल जाए। Yes. अच्छा, तो एक और चीज आपने जैसे भी राइट्स पे टच की है, आई एम श्योर मेरे को नहीं पता व्हाट आर माय राइट्स, सो इवन ईच एंड एवरी व्यूअर हु इज अ प्रोफेशनल राइट नाउ, व्हाट राइट्स दे हैव on being employed in organization. No, so the biggest thing, Ankita, is जो आपका employment contract होता है, जिस तरीके से आपने कहा है,
दैट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे नोटिस पीरियड 90 डेज लिख देते हैं, नहीं लिखते हैं। एक होता है उनका जो एम्प्लॉय मैनुअल होता है ऑर्गेनाइजेशन, फिर एम्प्लॉयमेंट लॉज होते हैं। अगर आप शॉपिस एस्टैब्लिशमेंट्स के नीचे आते हैं या आप फैक्ट्रीज एक्ट में आते हैं, आप ब्लू कॉलर्ड हैं कि आप वाइट कॉलर्ड हैं, तो जो रेलेवेंट एक्ट्स हैं, और आजकल आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट सारे एक्ट्स को भी रिविजिट कर रहे हैं और अलग अलग बिल्स पास कर रहे हैं इन द गवर्नमेंट टू सी हाउ वी कैन इम्प्रूव द सिचुएशन। तो आई थिंक इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है, और अगर आप नहीं जानते हो तो अपने लॉयर फ्रेंड से आप बात करिए, उनसे समझिए कि क्या होता है, कितने घंटे आप काम कर सकते हो, कब आपको ब्रेक मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। अलग अलग तरीके हैं। आप मेडिकल का देख लीजिए, आप हेल्थ पे देख लीजिए, वेलनेस पे देख लीजिए। आपको पता ही है कि पॉश के ऊपर जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वो तो इतना डिटेल्ड है, पूरा एक्ट है उसके ऊपर। तो अलग अलग है। मैटरनिटी बेनिफिट्स जो हमारे कोलीग्स हैं जो मैटरनिटी पे जाते हैं, अभी तो सेम जेंडर के भी लॉज हैं इतने सारे, तो भी सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था अभी एक। तो ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं। अवेयरनेस, माय बिगेस्ट पॉइंट इज जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपको पता भी नहीं होता है कि आप क्या एलिजिबल हैं या आपके राइट्स क्या हैं, और फिर आपको बाद में लगता है अगर मुझे पता होता तो फिर मैं पूछ लेता, कर लेता। तो आज की सीख ये है कि एक लॉयर फ्रेंड बना लो जिसके साथ आप आराम से कुछ करो, उससे आप फ्री इंफॉर्मेशन निकाल लो कि आप प्रोटेक्टेड हो। मतलब मेरी तो एडवाइस ये गलत एडवाइस है, मैंने ये नहीं कहा, और ये बहुत है आपकी एडवाइस। ये मेरी एडवाइस है। आप ऐसे लॉयर दोस्त बना लो, उनसे बस बोलो कि भाई तुम्हें ट्रीट करूंगा, पार्टी दे दूंगा। हां, ट्रीट पार्टी दीजिए, 10 रुपए का बहुत डोंट डिस्करेज माय। हां, तुम सोशल चलो, तुम मेरे को तुमको जो खाना खाओ, पिज्जा खिला दूंगा फ्री में, KFC खिला दूंगा, बट तुम मुझे ये बताओ कि मेरे राइट्स क्या है। मतलब दिस इज सस्टेनेबल वे। ये तो आप खर्चा तो कर ही सकते हैं अच्छे लॉयर लेने। सो साहिल, आपने जब ये सारे हमने बहुत डिटेल बात की है, बट आपको पता है कि जब ये 70 आवर्स पर वीक वाला जो कलेश हुआ था, उसमें सब लोग ने वॉइस आउट भी किया कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग 12 आवर्स, हमारे कंपनी में ओवर टाइम पे का कुछ भी क्लॉसेस नहीं है, हम हमेशा एंड अप वर्किंग ओवर टाइम, और जब हम अंडर टाइम वर्क करते हैं तो हम गिल्टी फील कर रहे होते हैं। तो इज इंडिया वर्किंग टुवर्ड्स ओवर टाइम, और व्हाट इज योर ओपिनियन? मतलब क्या-क्या है एलिजिबिलिटी के इंसान की? A personal view on this topic very very clearly is that हम ना, पता है, जो हमें कन्वीनियंट लगता है हम उतनी बात को पकड़ लेते हैं और बाकी पूरी बात को हम छोड़ देते हैं। My takeaway from the entire piece is it is a directional effort, एक सोच है ये कि अगर हमें अपने देश को बड़ा कराना है, अगर हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। 70 घंटे से There is no substitute to hard work। अब मैं आपको बताता हूँ, आप क्यों उठ के बैडमिंटन खेलते हो? कितने घंटे बैडमिंटन खेलते हो? 2 घंटे खेलते हो। उसके बाद आप कब जिम करते हो? जिम नहीं करते। आप और क्या करते हो फिजिकल एक्टिविटी? आप वॉक करते हो। और आप क्या करते हो अपने लिए? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो। ठीक है। नाउ यू मे से, साहिल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉक, बैडमिंटन, ये सब मेरे 4 घंटे में हो जाता है। इट इज नॉट अबाउट 4 आवर्स वर्सेस 70 आवर्स। जिस नजरिए से हम इसको देख रहे हैं वही गलत है। ऑल वी आर सेइंग इज, अंकिता को डायबिटीज हुआ, अंकिता की तबीयत खराब हुई, अंकिता को लगा कि वो आउट ऑफ फोकस जा रही है। अंकिता ने क्या किया? अंकिता ने अपने लाइफ, पूरी जिंदगी में से 6 महीने कोई कम टाइम नहीं होती है, 6 महीने अलग रख दिए अपना हेल्थ ठीक करने में। किए कि नहीं किए? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। तो बात ये है दैट वेदर यू से 70 या नहीं, टुडे आप एवरेज देख लीजिए, इंसान 8 घंटे काम करता है मिनिमम। हम से मिनिमम 8 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे कम्यूट में हो जाते हैं बड़े सिटीज में। फिर आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिया, आप इतनी HR इवेंट्स में जाते हैं, इवेंट्स आपने अटेंड कर लिए, कभी आपने किसी से वीकेंड पे बात कर ली, कभी आपने कोई बुक पढ़ लिया। ऑल ऑफ दिस इज बिल्डिंग एक्यूमेन, इज बिल्डिंग स्ट्रेंथ। आप लिटरली 70 आवर्स मत पकड़िए इस शब्द को, आप उस इंटेंट को पकड़िए जो कहना चाह रहा है कि अगर हम पाथ ब्रेकिंग काम करना चाहते हैं, अगर हम एक फोर्स टू रेकन विद होना चाहते हैं, अगर हम एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, अगर हम पूरी दुनिया को टक्कर देना चाहते हैं, तो वो टक्कर देने के लिए हमारी आज की युवा को मेहनत करना जरूरी है।
सिर्फ जुगाड़, सिर्फ स्मार्ट वर्क और सिर्फ फोन घुमाने से कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ऐसे काम नहीं होता। अभी यूथ की बात की तो यूथ में अगर मैंने बहुत ज़्यादा फीडबैक, बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े हैं जहाँ पे लीडर्स ने बोला है कि आज की जनरेशन इज़ वेरी हार्ड टू वर्क विद, उनको बहुत ज़्यादा उनके अलग फोकसेस है, व्हिच आई एम वेरी क्लियर, व्हिच आई एम सपोर्टिंग दैट दे हैव डिफरेंट फोकसेस इन लाइफ, इवन आई हैव, राइट? तो आपको क्या लगता है कि द न्यू जनरेशन व्हिच इज कमिंग इन एंड द अदर जनरेशन व्हिच इज लीडिंग अस, व्हाट इज द गैप इन बिटवीन बोथ ऑफ दीस? Beautiful, very nice question. I think, and I'll make these up again, my views personally, but I think from measuring input, we need to start measuring output. From measuring the amount of time we spend in office, we need to start measuring the results that we are creating. From measuring where we are sitting and working to measuring how we are creating an impact, we need to change our mindset. And in all of this, I think the biggest challenge is not about the people who are leading us versus who we are as the Gen Zs or millennials. I think the biggest challenge is that as a human race, we link happiness to results. तो जैसे ही हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, हम दुखी हो जाते हैं। एक इंस्टा रील डाल दी, एक स्टोरी डाल दी, एक पोस्ट डाल दिया, 10 मिनट हो गए यार, मेरे 1000 लाइक आए नहीं, क्या हो गया? एल्गोरिथम चेंज हो गया है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, राइट? वो हमें बड़ा ही डिस्टर्ब करता है, बिकॉज वी आर अ फिल्टर जनरेशन। हमें फिल्टर्स की बड़ी आदत है। हमें बहुत आदत है कि हम इंस्टेंट हमें चाहिए, अभी के अभी, और वो जब नहीं मिलता है तो हमारे जो एंडोर्फिन्स होते हैं, जो बॉडी में केमिकल्स होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन होता है, वो नहीं आ पाता है, फिर हमें चिढ़ मचती है। पहली बात। दूसरी बात, our parents, our grandparents, why they used to work? They used to work for salary, ठीक है? और वो सैलरी से घर चलता था। एंड इन द प्रोसेस वो नौकरी में उतार चढ़ाव सहते थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे वजह से घर का चूल्हा जल रहा है। अभी जमाना बदल गया है। नाउ द वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग, राइट? नाउ द डॉटर इज ऑल्सो वर्किंग, नाउ द हस्बैंड इज ऑल्सो वर्किंग, नाउ द स्पाउस इज ऑल्सो वर्किंग। सो द अमाउंट ऑफ मनी, जितना आपके घर में पैसा आ रहा है, वो बढ़ गया है। And therefore the ability to take bullshit has gone down. ठीक है? दूसरी बात, तीसरी बात, थैंक यू। तीसरी बात, पहले क्या होता था ना, बॉस ने चिल्ला दिया, ठीक है यार, मैं काम करने के लिए 100 रुपए लेता हूँ, चिल्लाता है बॉस, उसको सुनने के लिए मैं 500 रुपए लेता हूँ, 600 रुपए मेरी पगार है। अभी तो कहता है यार, मैं चिल्लाना नहीं सुना, गलती तुम्हारी, गलती तुमने की, मैंने कहा था मत करो, फिर भी तुमने क्या मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, और उसके लिए तुम मुझे पगार दे रहे हो, नहीं सुन। तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टुडेज जनरेशन ने डीलिंक कर दिया है कि काम करना इज नॉट इक्वल टू मनी, बिकॉज टुडे सो मेनी पीपल, इतने लोगों ने सीख लिया है पैसे कैसे कमाना। कंटेंट क्रिएटर बन गए, यूट्यूबर बन गए, पैसा कमा लिया। किसने सोचा था जमाने में दूरदर्शन देखोगे आप पैसा कमाओगे? किसी ने नहीं सोचा था। आज वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो, घर में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। आप इतने फॉलोअर्स बढ़ा दो, इतने आपके पैसे आ रहे हैं। सो बाय हैविंग फन, जस्ट बाय सिटिंग विद अंकिता एंड शूटिंग अ लवली वीडियो, हम मजे कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अच्छे से वीडियो शूट कर रहे हैं, अंकिता ने बना लिए 10 लाख रुपए, क्योंकि उसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसने एक अच्छा सा पॉडकास्ट कर दिया। अंकिता को लग भी नहीं रहा है वो काम कर रही है। जब उसका काम करने का मन है, वो जाके 2-3 कॉर्पोरेट्स में DEI पे जाके बात कर लेती है, तो वहां से उसको पैसा आ जाता है। सो मनी इज नॉट लिंक्ड टू वर्क, एंड देयरफॉर जो हम कहते हैं हाइजीन फैक्टर्स, मेरे जरूरतें हैं, घर है, कपड़ा है, रोटी है, मकान है, वो सब के पैसे देखो वैसे ही आ रहे हैं, तो जो बाकी मिलता है वो एक्स्ट्रा पॉकेट मनी हो जाता है। एंड देयरफॉर दिस जनरेशन इज वेरी डिफरेंट, और ये जनरेशन के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम उतने एजाइल नहीं हो पा रहे हैं। एंड आई एम जनरलाइजिंग हियर, मैं सबकी बात मिलके बोल रहा हूँ कि ये बहुत अलग सोच है, हमें इनकी तरह ही सोचना पड़ेगा। और इसलिए वो गिग इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, वो बहुत बड़े तरीके से आएगा। बट यस,
देयर इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट पार्ट जो बहुत कंजर्वेटिव है, जिनको पीएफ अच्छा लगता है, जिनको जॉब सिक्योरिटी अच्छी लगती है। मगर पिछले 3 साल कोविड के बाद लोगों ने देख लिया कि कैसे पासा बदलता है, कभी एम्प्लॉयर्स मार्केट तो कभी एम्प्लॉयज मार्केट। एक टेकी के पास 4 ऑफर थे, उसका 5वां ऑफर वाज नॉट ऑन द करंट सीटीसी, इट वाज ऑन द चौथा ऑफर। किसी ने 200% हाइक ले लिया, सेकेंड वेव ऑफ कोविड में उसकी नौकरी चली गई, क्योंकि इतने सारे टेकीज हो गए, अभी नहीं चाहिए टेकी तो नौकरी चली गई। तो वही इंसान जिसने 200% हाइक लिया कॉम्पेंसेशन में, आज वो ले ऑफ हो गया। बट वो माइंड इतना अचाई लगे थे, यार मैंने अपने पैसे कमा लिए, अभी मैं जाऊंगा मनाली, 2 महीने रुकूंगा, आराम से एंजॉय करूंगा और फिर वापस आके कुछ और मेरे को नौकरी मिल जाएगी। एक जमाना तब भी था जब लोग कहते थे यार नौकरी छोड़ दी, दूसरी नौकरी हाथ में नहीं है, घर में बैठेगा, शर्मा जी क्या कहेंगे। अभी कौन शर्मा। मुझे याद है कि जब मेरा फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब मैंने अपना छोड़ा था, तो मेरे पास थर्ड जॉब का ऑफर नहीं था और मेरे अकाउंट में थे 40,000 रुपए थे मैक्सिमम। तो मैं बहुत हीरो दिया अपने टाइम पे और आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। मैं रोडीज से आई थी, तो मैंने मीडिया पब्लिकेशंस के साथ कॉन्टैक्ट बना लिए थे। तो एक दिन मेरे को कुछ खरीदना था, तो मेरे को चाहिए थे 10,000 रुपए। तो मैंने 2-3 इंडिविजुअल्स को टेक्स्ट किया कि यार तुम अपनी पीआर करा दी, मैं हेल्प करा देती हूँ। मैंने उनसे पैसे लिए 20,000, मैंने पीआर वाले को दिए 5,000 और मैंने कमाया 15,000। और ऐसे मैंने 4 गिग्स कर ली और मैं मस्त घूमी 1 महीना पठानकोट, हिमाचल, जो मजे मुझे जिंदगी का रहे थे मैंने किए। उसके बाद मैं इतनी रिफ्रेश थी और फिर सरप्राइजिंगली मेरे पापा भी तो मुझे कुछ भी नहीं बोला। तुझे मेरे को पता है, मेरे पापा ने मुझे पता है तू कमा लेगी, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पता नहीं ऐसा लेवल का कॉन्फिडेंस। और मैं ये समझ नहीं पा रही, मतलब आई एम प्रिविलेज्ड कि मतलब मेरे को ऐसे फैमिली मिली, बट आई डोंट थिंक कि मेरे पापा ऐसे छोड़ के जा पाते हैं आज के टाइम पे, कि उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। बट बहुत ही मजा आ रहा है इस डिस्कशन में साहिल, मतलब कैसे कैसे लेवल पे आंसर दे रहे हो। अभी नेक्स्ट आप जैसे बहुत सारे कैंपस स्टूडेंट्स के साथ है, व्हिच इज गोना बी लास्ट क्वेश्चन टू यू। अब आजकल बहुत सारे कैंपसेस से बात करते होंगे, स्टूडेंट से भी मिलते होंगे, और मैंने ये भी देखा है कि फ्रेशर हायरिंग थोड़ी ड्रॉप भी हुई है। बहुत सारे फ्रेशर्स अभी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन दो दे आर इंक्लाइंड टू क्रिएट एवरीथिंग दैट दे वांट टू। देयर आर ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स इन शार्क टैंक कमिंग फ्रॉम कॉलेजेस, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आ रहे हैं, बट अभी भी उनको हायरिंग में इशू हो रहा है। और जो उनको सेल किया जाता है, आपने बहुत ज़्यादा कोर्सेज देख लिए होंगे ऑनलाइन, आप आ जाओ 80% गारंटी है जॉब की, 90% गारंटी है जॉब की। पापा मम्मी के हार्ड अर्न मनी आप डाल रहे होप से कि उनको जॉब मिल जाएगी, बट उनको मिलती नहीं है जॉब। तो आपको क्या लगता है कि आपको नहीं लगता है कि एक टैलेंट का मिसयूज हो रहा है बाय बिगर इंस्टीट्यूशंस जो फंडिंग तो उठाई जा रहे हैं, अपने फायदे बना रहे हैं, बट एंड में तो स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ और स्टूडेंट की फैमिली की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। आपको लगता है देयर इज अ वेरी बिग मिसमैच इन कन्विंसिंग स्टूडेंट के तुम इस कंपनी में हायर हो रहे हो, या फिर कंपनी मैसेज दे पा रही है स्टूडेंट को कि हाँ तुम्हारी पॉसिबिलिटी है हायर की? आपको क्या लगता है हाउ वी कैन फिक्स दिस? अंकिता, आप तो स्मोक करते नहीं हैं, मगर जो भी इंसान कभी जाए पान की दुकान पे या इतनी बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, आप देखते हैं एक सिगरेट के पैकेट पे एक तो एक फोटोग्राफ बड़ी रहती है और फिर उस पे नीचे लिखा रहता है कि लंग कैंसर नहीं, और क्या लिखा रहता है, स्मोकिंग किल्स नो, smoking kills or smoking is injurious to health. The reason I picked this example is because हमने ना पूरा ये एजुकेशन का मजाक बना दिया। हमने एकदम एजुकेशन का मजाक बना दिया। एजुकेशन इंसान क्यों करता है? कुछ सीखने के लिए या नौकरी के लिए? We are putting the cart before the horse or are we putting the horse before the cart? अगर आपके मन में है कि मेरे को नौकरी चाहिए, फिर तो आप नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड ले ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ नौकरी पे है। पर अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं पढ़ाई करूंगा, अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी डाल रहा हूं और उसकी वजह से मैं सीखूंगा नई चीजें, मैं नए नए स्किल्स डेवलप करूंगा और जो मेरी पर्सनालिटी है, मेरा एटीट्यूड है, मेरा एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस जिसको बोलते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, तो फिर तो नौकरी मिलनी ही चाहिए ना। ये तो नहीं है कि इंडिया में नौकरियां नहीं है। आप बहुत एचआर से बात करो, वो बोलते हैं मेरे अलग अलग पोजीशंस हैं जो क्लोज नहीं हो पा रहे हैं।
एक्चुअल साइंसेस आप देख लीजिए, पोजीशन क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। AI ML पे नौकरियां लोग क्लोज नहीं कर पा रहे। हाई एंड स्टैटिस्टिक्स नहीं क्लोज कर पा रहे। So which is my favorite dialogue to say, water water everywhere but not a drop to drink. हर जगह पानी है बट मैं वो पानी पी नहीं पा रहा हूँ। इतने लोग हर साल पास आउट हो रहे हैं, हर साल इतने नए नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, फैक्ट्री बना ली है हमने, डिमांड है ही नहीं, आप सप्लाई बढ़ाए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो गैप तो रहेगा ही रहेगा। अब whether you are from रांची or from राउरकेला or you are from रोहतक, इट डजंट मैटर, क्योंकि बहुत दुनिया इक्वलाइज हो रही है। क्वेश्चन ये है, क्या आपके पास वो स्किल सेट्स हैं, क्या आपके पास वो आइडिया है, क्या आपके पास वो सोल्यूशन है जो आज इंडिया का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, क्या आप उसके पास आपके पास वो सोल्यूशन है कि नहीं, क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। आप कर पा रहे हो तो आज तो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आप आओ, हमारे को आइडिया दो, आप हमें ज्वाइन करिए। बट वो टैलेंट गैप बहुत बड़ा है। फिर हम कहते हैं स्कैम हो गया जी हमारे साथ, इतने फीस ले ली, आपने कहा था 100% प्लेसमेंट हुई नहीं। तो अगर आप प्लेसमेंट के पीछे भागोगे और आप जो बेसिक एसेंशियल्स है उस पर फोकस नहीं करोगे तो कैसे प्लेसमेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, प्लेसमेंट डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि आप ROI देखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की मैंने इतने पैसे डाले तो मेरे को लोन चुकाना है। बहुत लोग लोन लेते हैं, मेरे को लोन चुकाना, मैं कैसे चुकाऊं, तो वो आपको जरूरत एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस की होती है कि मैं कौन सी इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री क्या रह चुका है, कितनी कंपनीज आते हैं, कौन से रोल्स के लिए आते हैं, कौन से कॉम्पेंसेशन के लिए आते हैं, प्लेसमेंट ब्रोशर में मिल जाते हैं। आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात जो सबसे जरूरी है इज, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कॉलेज में मत डालिए। भले ही वो बोले कि हम ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे, जो भी कॉलेज हो, माय सजेशन एंड रिकमेंडेशन वुड बी, आप खुद ऑन योर ओन प्लीज पुट इन एज मच ऑफ एफर्ट, जितनी भी आप मेहनत कर सकते हैं। आप लोगों से नेटवर्क करिए, आप इवेंट्स में जाइए, आप रिसर्च पेपर्स लिखिए, आप लिंक्डइन पे अपने बारे में बात करिए, आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए। 1000 अपॉर्चुनिटीज हैं, आप वो कोशिश करिए, क्योंकि there is water everywhere but not a drop to drink. There are people everywhere but talent very difficult to find. This is great, no Sahil, because एक छोटी सी अपनी जर्नी बताऊंगी। तो मैंने भी बहुत फैंसी कॉलेज से नहीं पढ़ा है, मैंने बहुत छोटे कॉलेज से पढ़ा है, जहाँ पे लोगों को मतलब 33% मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स चाहिए थे एडमिशन मिलने के लिए। बट मैं उस टाइम पे मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो गया था सिलेक्शन, बट मैं जा नहीं पाई बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। बट जब मैं उस कॉलेज में गई, मुझे इतना ज्ञान मिल नहीं पाया उस कॉलेज से जितना मुझे मिलना चाहिए था। बट मैंने हर एक दिन को बहुत यूटिलाइज किया, जैसे कि फोन था, मेरे को कैमरा शूटिंग करना पसंद था, बहुत कुछ करना पसंद था। और जो मेरी सोच भी थी ना, वो मिडिल क्लास फैमिली की सोच होती है कि नौकरी लो, अपना खर्चा चलाओ। मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, मेरे परसेंटेज 80% है मेरे ग्रेजुएशन में, और आई वाज टॉपर ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी एज वेल। बट मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, थोड़ी बहुत ही आती थी, जिससे मैंने इंग्लिश में बात की। फिर मैं इंग्लिश को ब्रश किया, फिर मैंने एक छोटा स्टार्टअप ज्वाइन किया, फिर मैंने कम्युनिटी बिल्डिंग सीखी, फिर मैंने इंटर्नशिप्स की। पैसा भी इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, मुझे भी पता है कि ठेले पे खाना खाते थे या फिर बहन मेरे खर्चे उठाने वाला सीन होता था। बट हाँ, स्किल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। ऐसे तो बहुत, अगर हम सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड करें, हम कॉलेज पे नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप को खुद का एफर्ट डालना चाहिए। वो मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करती हूँ। और आज यहाँ पे पहुँचना मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी एंड पीपल हु कम फ्रॉम माय एरिया, कि हाउ समवन कैन रीच हियर। मतलब कभी-कभी आई शुड अप्रिशिएट माय सेल्फ मोर देन एवरीवन शुड, हु हैज कम फ्रॉम स्मॉल टाउन to become someone who was there today and making the voice heard. I think ये 6 महीने मैंने यही सीखा कि अंकिता appreciate yourself, क्योंकि 6 मेरे को हमेशा ऐसा लगता था I'm doing less, तो मैंने जितना भी कर रहा है अभी I will appreciate it। तो आपसे आज बात करके तो बहुत अच्छा लगा साहिल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस। एंड जो आपका नॉलेज है, मतलब I'm sure each and every viewer will be very, very happy to listening to this podcast. A small request: do share, like, and follow Sahil's LinkedIn. He keeps on posting amazing content, and I really want to thank Tweet Foundation, My Whole Store, Rich Cards for making it happen. Thank you, Sahil. Thank you so much, Anjana. Thank you. Have a good day. See you. Bye.